वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास का। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस का यही टारगेट है हमारा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम कवर कर पाए, जिससे कि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, याद रखिएगा, केवल क्लासेस के माध्यम से ही मिल पाए। ओके, हम जो मॉडल पेपर कर रहे हैं उस सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन बीच बीच में हम याद रखिए वन लाइनर क्वेश्चंस को ज़्यादा पुटअप करेंगे। क्यों? क्योंकि याद रखिए वन लाइनर में हम ज़्यादा क्वेश्चंस को कर पाते हैं, लेकिन मॉडल पेपर में इतना ज़्यादा क्वेश्चंस को हम कवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपकी डिमांड रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मॉडल पेपर है वो भी चलता रहेगा और हमारे क्वेश्चन है वो भी चलते रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो आप ऑप्शनल की अगर बात करेंगे तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी हम याद रखें सुबह बात कर लेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सुबह आपका जो टाइम है 10 बजे आपको प्रेजेंट हो जाना है और शाम को आपको 9 बजे प्रेजेंट हो जाना है। ठीक है, तो बस डेली आपको प्रेजेंट होना है, चाहे यहाँ पर याद रखिए कोई सी भी क्लास लगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस की रहेगी, मतलब जो एग्ज़ाम में आएंगे या फिर आए जाने की संभावना है उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा, जब यहाँ पर कोई क्लास लगती है तो उसे आप एंड तक ज़रूर देखें, एक बार एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि याद रखिएगा आपको पता नहीं यहाँ पर कौन सा ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो कि डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में जाकर देखने को ही मिल जाए। ठीक है, तो एक बार बेशक आपको याद रखिएगा क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ स्टूडेंट तो है जिनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है तो उस टाइम आप वीडियोज़ देखिए, क्लास लीजिए। क्यों? क्योंकि याद रखिए उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आपका बेशक मान लीजिए किताब आपका पढ़ने में मन नहीं कर रहा है तो उस टाइम आप क्लास लीजिए। क्यों? क्योंकि याद रखिए क्लास से आपको याद भी होगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिए फ्लोरिकल्चर से है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पूछा जा सकता है कि फूल वाले पौधों में जो आर्केडियसी कुल है वो सबसे बड़ा फैमिली है। अगर आपको पूछा आता है कि फूल वाले जितनी भी आपके जो लगते हैं, मतलब आपके सिलेबस में है ना ऑर्नामेंटल फ्लावर्स। ठीक है, तो ऑर्नामेंटल का ये क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा कुल कौन सा है, सबसे बड़ा कुल कौन सा है फूल वाले पौधों में, तो वो होता है आर्किडिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1970 में, मतलब 1970 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि भूमि विकास बैंक की स्थापना, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। अगर आपको पूछा आता है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। कहाँ पर की गई थी? याद रखिए नई दिल्ली में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? नई दिल्ली में की गई थी। और इसके द्वारा ही याद रखिए क्या होता है, मतलब जो एमएसपी दी जाती है फसलों को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि फसल की बुआई से पहले दी जाती है, वो किस संस्था के द्वारा दी जाती है? याद रखिएगा वो दी जाती है राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग के द्वारा दी जाती है, जिसे हम CACP के नाम से भी जानते हैं, CACP के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया एगमार्क, तो एगमार्क का तो क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे तो विशेष तौर पर ध्यान रखना कि एगमार्क की स्थापना कहाँ पर की गई थी और कब की गई थी। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए इसकी स्थापना की गई थी 1937, मतलब 1937 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो याद रखिए एगमार्क की स्थापना 1937 में नागपुर महाराष्ट्र में की गई थी। अब अगर बात करते हैं कि एगमार्क का काम क्या होता है, मतलब इसको स्थापना की गई थी, लेकिन क्यों, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य होता है, याद रखिए कोई मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी को चेक करना। क्या होता है इसका जो टारगेट होता है, इसका उद्देश्य होता है, ये होता है याद रखिए किसी वस्तु की क्वालिटी, मतलब गुणवत्ता को चेक करना। ओके, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए एगमार्क की स्थापना की गई थी। याद रखना ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे हरित क्रांति ने, आपने याद रखिए कई बार इसके क्वेश्चन सुने होंगे। सबसे पहले जो आपने सुन रखे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में 1967 तक की गई थी, मतलब इसकी जो शुरुआत थी ये 1966 से 1967 में हुई थी। लेकिन अगर बात करेंगे कि हरित क्रांति शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? हरित क्रांति शब्द है याद रखिए विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि हरित क्रांति जो शब्द है ये विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा आता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत आती है, तो याद रखना पंचवर्षीय योजना अगर आपको पूछे तो हरित क्रांति की शुरुआत चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको पूछा गया मूल्य दाब। तो मूल्य दाब याद रखिएगा कि जो जड़ का दाब है वो किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से।
वायु दाब याद रखिए बैरोमीटर से, और जड़ का दाब मैनोमीटर से ज्ञात किया जाता है। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कोई सा भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, एक लाजवाबी क्वेश्चन है कि पूसा जॉइंट। तो पूसा जॉइंट याद रखिए बरसीम की वैरायटी होती है, इसके साथ साथ याद रखिए पूसा जॉइंट आपकी जई की भी वैरायटी है। ठीक है, पूसा जॉइंट है याद रखिए ये बरसीम की भी वैरायटी है और जई की भी वैरायटी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पेशल तौर पर बरसीम में, तो बरसीम की याद रखिए ये जो वैरायटी है ये होती है ऑटो पॉलीप्लॉइड। किस प्रकार की होती है? ऑटो पॉलीप्लॉइड होती है और डायरेक्ट एग्जाम में छप सकता है। ठीक है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना। इसके बाद में बात करेंगे कि उत्तक संवर्धन के लिए तापक्रम मतलब कितना टेम्परेचर आवश्यकता होती है। तो याद रखिए जो टिश्यू कल्चर है, याद रखिए इसके लिए 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे याद रखिए टिश्यू कल्चर के लिए जो मान लीजिए कोई प्लांट का पार्ट यूज़ किया जाता है, पौधे का वह भाग जिसका प्रयोग उत्तक संवर्धन में किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट। एक्सप्लांट बोलते हैं, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं कर्तोतक। जिस प्लांट पार्ट का, जिस पौधे भाग का प्रयोग उत्तक संवर्धन में करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट या कर्तोतक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना। तो इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। अब यहाँ पर बात करेंगे फसल चक्र अपनाकर याद रखिए किस प्रकार के रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आप जो फसल चक्र आप लेते हो, फसल चक्र का मतलब यहाँ पर डेफिनेशन याद रखना कि फसलों को हेर फेर कर बोना ही फसल चक्र कहलाता है। फसलों को हेर फेर कर बोना ही फसल चक्र कहलाता है। और इसका जो मेन उद्देश्य होता है फसल चक्र का, ये होता है जो मृदा से जो रोग होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, मतलब सोइल बोर्न डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए याद रखिए क्या करते हैं हम? फसल चक्र अपनाते हैं। कौन सा चक्र? फसल चक्र हम अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसे याद रखिएगा जो मृदा से फैलने वाली बीमारी है उनका कंट्रोल हो जाता है, उनका नियंत्रण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मृदा उपचार के लिए अनेक प्रकार के याद रखिए मृदक ध्रुमक। ध्रुमक का मतलब याद रखिएगा जिनका प्रयोग धुआं जैसे किया जाता है। मतलब ऐसे आप याद रखिएगा, आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि ऐसे कुछ रसायन होते हैं जो कि याद रखिएगा जिनका हम प्रयोग करते हैं वो धुआं के रूप में करते हैं, तो उनको बोलते हैं मृदा ध्रुमक। ठीक है, तो उनके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि आप देख सकते हो क्लोरोपिक्रीन, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। ये विशेष तौर पर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मृदा ध्रुमकनाशी कौन से हैं। तो याद रखना क्लोरोपिक्रीन, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल डाइब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर आपको पूछा जाता है कि मृदा उपचार रसायन, ठीक है, ये तो धुआं के रूप में प्रयोग किए जाते थे, उनके स्पेशल तौर पर है। लेकिन अगर आपको साधारण तौर पर पूछ ले डायरेक्ट कि मृदा के उपचार के लिए आप कौन से रसायन का प्रयोग करोगे, तो डायरेक्ट आप बता सकते हो क्लोरोपिक्रीन, मिथाइल ब्रोमाइड, डेलापान, कैप्टान, थायरम। ठीक है, नॉर्मल वे में याद रखिएगा, इनको ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी आपको पता है, याद रखिएगा कीटों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एंट। एंट मतलब कीट। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए एंट का मतलब यहाँ पर कीट से संबंधित है, नोट चींटी से संबंधित है। चींटी याद मत रखना, एंट का मतलब यहाँ पर कीट से है। तो याद रखना कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। और ये शब्द किसका है? याद रखिए ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारतीय अन्न संग्रहण संस्थान, भारतीय अन्न संग्रहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हापुड़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। हापुड़ उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तराखंड है। ठीक है, याद रखना हापुड़ उत्तराखंड में पड़ता है, नोट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यूके मतलब उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि जेल्डोल विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, बस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके क्वेश्चन यहीं पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जेल्डोल विधि का प्रयोग याद रखिएगा, आपने देखा होगा, याद रखिएगा जेल्डोल या पाइनेस, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? जेल्डोल या पाइनेस। तो याद रखिएगा जेल्डोल या पाइनेस विधि ही के माध्यम से प्रोटीन की मात्रा ज्ञात की जाती है। और इसी के साथ याद रखिएगा प्रोटीन में जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसका भी जो नियंत्रण किया जाता है, उसकी जो मात्रा ज्ञात की जाती है वो भी याद रखिए पाइनेस या जेल्डोल विधि के द्वारा ही ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो याद रखिए मृदा में कुल नाइट्रोजन की मात्रा भी किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? जेल्डोल या पाइनेस विधि के द्वारा ही ज्ञात की जाती है। दो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे क्लियर होते हैं। जेल्डोल विधि मृदा में कुल जो नाइट्रोजन होता है उसका हम परीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूध में जो प्रोटीन होती है उसका भी हम याद रखिएगा, अगर हमें मात्रा ज्ञात करनी है प्रोटीन की तो हम याद रखें जेल्डोल या पाइनेस विधि का प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब आपने सुना होगा, याद रखिए, धान फसल है, ठीक है, धान फसल है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, मतलब कीचड़ जैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, याद रखिए, धान की खेती करते हैं। तो उसी से संबंध यहाँ पर क्वेश्चन है कि धान के खेत में यूरिया सुपर ग्रेन्यूल का मतलब याद रखिएगा दाने रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि धान के खेत में यूरिया सुपर ग्रेन्यूल का स्थापन कुछ गहराई पर नाइट्रोजन रिसाव कम करने के लिए किया जाता है। मतलब याद रखिएगा, जो नॉर्मल यूरिया होता है उसका प्रयोग धान में नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा वहाँ पर याद रखिएगा दलदली स्थिति होती है। अगर डायरेक्ट प्रयोग करोगे तो ऐसे उनका प्रयोग नहीं कर पाएगा धान, इसलिए क्या करता है, याद रखिए, उसका प्रयोग किया जाता है यूरिया सुपर ग्रेन्यूल के रूप में, जिससे क्या होता है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन का रिसाव कम होता है। क्या होता है? रिसाव कम हो जाता है और जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि फॉस्फेट का अत्यधिक स्थिरीकरण कब किया जाता है या फिर किस पीएच मान पर होता है। तो याद रखिए 4.5 से 5.5 पीएच पर। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, आपने देखा होगा, याद रखिएगा, जो नींबू वर्गीय फल है उनमें याद रखिए एक प्रॉब्लम आती है। कौन सी बताइए? वो होती है, याद रखिए, एक्जेंथीमा। तो एक्जेंथीमा जो प्रॉब्लम आती है वृक्षों में, ये किसकी कमी से आती है, किस पोषक तत्व की कमी से आती है? अगर आपको ये पूछा जाता है तो याद रखिए कॉपर या तांबा, ठीक है। कॉपर को ही तांबा बोलते हैं और जिंक को ही जस्ता बोलते हैं, याद रखना। कोई यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है, तो कॉपर को ही तांबा बोलते हैं और जिंक को ही जस्ता बोलते हैं। तो अगर आपको पूछा जाता है एक्जेंथीमा प्रॉब्लम, तो एक्जेंथीमा जो याद रखिएगा बीमारी होती है, ये होती है कॉपर या तांबा की कमी से। अगर मैं बात करता हूँ, याद रखिए, मक्के में उत्तक विश्लेषण किससे ज्ञात किया जा सकता है? तो याद रखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मक्का में जो उत्तक विश्लेषण किया जाता है, ठीक है, टिश्यू कल्चर जिसे आप बोल सकते हो, या फिर टिश्यू कल्चर के लिए जिस प्लांट पार्ट का यूज़ किया जाता है, सबसे पहले उसका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। तो उसी के यहाँ पर यूज़ किया गया है कि उत्तक अगर आपको विश्लेषण करना है तो आप किन पत्तियों का चुनाव करोगे? तो याद रखिए ऊपर की जो तीसरी और चौथी पत्तियाँ है, इन्हीं का हम क्या करेंगे, चुनाव करेंगे, इन्हीं का हम प्रयोग करेंगे विश्लेषण के रूप में, इन्हीं का प्रयोग करेंगे हम एनालिसिस के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि FRIB की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले याद रखना, ये जो मेथड है इसका प्रयोग किस में किया जाता है, गेहूं में किया जाता है। इसकी सीड रेट कितनी ली जाती है, 75 kg पर हेक्टेयर, 75 kg प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो मेरे साथ बोलिएगा कि फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड मेथड क्या होता है? एक प्रकार का, याद रखिएगा, बुआई की विधि होती है। क्या होती है? एक प्रकार की बुआई की विधि होती है, सोविंग मेथड होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि रिले क्रॉपिंग जो दी गई थी, ये जो शब्द है ये किससे संबंधित है? तो डायरेक्ट याद रखिए, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि जो रिले क्रॉपिंग है ये वर्ड है, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया गया था, याद रखिए, SS बेंस के द्वारा, SS बेंस के द्वारा रिले क्रॉपिंग का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि रिसेशन फार्मिंग क्या होती है। याद रखिएगा, जो आपके खेती के प्रकार है उनमें आपको एक रिसेसिंग फार्मिंग भी मिलेगी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, बाढ़ का पानी निकल जाने के फसल उत्पादन लेना। याद रखिएगा कि बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल उत्पादन लेना ही रिसेसिंग फार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे SRI। तो SRI का नाम आते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि SRI का प्रयोग, याद रखिएगा, धान फसल में किया जाता है। और SRI की जो फुल फॉर्म होती है, पूरा नाम होता है, वो होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अब याद रखिएगा, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि SRI विधि को कहाँ से लिया गया था, तो याद रखिए इसको लाया गया था मेडागास्कर से। मेडागास्कर से इसे विकसित किया गया था या फिर भारत में अपनाया गया था। भारत में SRI विधि को कहाँ से अपनाया गया था? मेडागास्कर से अपनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कैनोला एक प्रजाति है या फिर कैनोला का संबंध किससे होता है? तो कैनोला का संबंध, याद रखिए, सरसों से होता है, लेकिन सफोला का जो सफोला तेल होता है इसका प्रयोग कुसुम से होता है। कैनोला का संबंध सरसों से होता है, सफोला का प्रयोग या फिर सफोला तेल है, ये कुसुम से प्राप्त किया जाता है। एक याद रखिए 00 वेराइटी है, वो भी याद रखिए सरसों की ही है। 00 जो वेराइटी है ये भी किसकी वेराइटी है? सरसों की ही वेराइटी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सिंचाई की नाली में पानी की जो मात्रा ज्ञात की जाती है।
मतलब पानी की मात्रा जो हम ज्ञात कर रहे हैं कि पानी कितना बह रहा है, तो उसके लिए याद रखिए जिस मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिस उपकरण का नाम प्रयोग किया जाता है उसका नाम है विनोच। ठीक है, नाले में कितना पानी बह रहा है, अगर आपकी इसकी मात्रा ज्ञात करनी है तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करोगे, विनोच मेथड का आप प्रयोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अंतःसरण क्या कहलाता है, या फिर अंतःसरण हम किसे कहते हैं। तो याद रखिए पानी का मृदा में अंतःसरण, ठीक है, अंतःसरण हो रहा है तो अंतःसरण होता है इन्फिल्ट्रेशन। आप ये से याद रखिएगा, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मृदा की ऊपरी सतह से पानी का निचली सतह में जाना। मृदा का ऊपरी सतह से पानी का निचली सतह में जाना ही अंतःसरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड रसायन कौन सी गैस निकालता है। तो याद रखिएगा जो एसिटिलीन गैस होती है इसी में याद रखिएगा कैल्शियम कार्बाइड होता है। अब ये कैल्शियम कार्बाइड किस काम आता है, तो फलों को पकाने के लिए, जैसे कि केला में याद रखिएगा कि जो केला है इसमें याद रखिएगा कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। केले को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है और कैल्शियम कार्बाइड में ही याद रखिए एसिटिलीन गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें याद रखिए कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो सर्वाधिक कैल्शियम याद रखिए मेथी में होता है। ठीक है, और मेथी में याद रखिए ओलियोरेजिन भी पाया जाता है। ओलियोरेजिन आपकी मिर्च में भी पाया जाता है और ओलियोरेजिन याद रखिएगा मेथी में भी पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है ये कब और कहाँ पर की गई थी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना याद रखिए रोम इटली में की गई थी। कब की गई थी, 1945 में की गई थी। FAO की स्थापना 1945 में रोम इटली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पालक में याद रखिए मेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, मेलिक अम्ल पाया जाता है, विशेष तौर पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसने आपको पूछा गया कि देसी गुलाब के पुष्प में सुगंधित तेल की मात्रा। तो देसी गुलाब में है कितना पाया जाता है, 0.04%। और सबसे ज़्यादा याद रखिए रोजा डेमेसिना में पाया जाता है। रोजा डेमेसिना में सबसे ज़्यादा सुगंधित तेल पाया जाता है। मतलब जो दशमक होता है आपका जो चेती गुलाब है उसमें सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चेती गुलाब जिसे आप बोलते हो, दशमक गुलाब जिसे आप बोलते हो, जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा खमनोर राजसमंद में होता है। चेती गुलाब का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, खमनोर राजसमंद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे लो लगाने की कौन सी विधि प्रचलित है। तो वैसे सामान्य तौर पर देखेंगे तो जो डिबलिंग मेथड है जिसका प्रयोग बुआई के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो यही मेथड क्या होता है, लोन लगाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन अब अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है लोन लगाने की सबसे तेज विधि जिसमें लोन तीव्र गति से लग जाता है, तो वो कौन सी मेथड होता है, वो होता है टर्फ मेथड। कौन सा होता है, टर्फ मेथड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि रबड़ सेप्टा, वैसे इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे होपर बर्न। तो होपर बर्न जो कीट होता है याद रखिए ये धान का होता है। किसका होता है, होपर बर्न। और एक गंदी बग कीट होता है, एक होपर बर्न होता है। तो होपर बर्न और गंदी बग कीट दोनों ही धान के होते हैं। किसके होते हैं, धान के होते हैं। सार रोधी कौन सी फसल है, तो सार रोधी लहसुन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि NAIP, अब याद रखिए एक प्रोजेक्ट है नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत याद रखिए ICAR के द्वारा की गई थी। लेकिन कब, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, याद रखिएगा NAIP की स्थापना ICAR के द्वारा कब की गई थी, 2006 में की गई थी। कब की गई थी, 2006 में की गई थी। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, फुल फॉर्म जरूर याद रखना कि नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। आपके सिलेबस में ये दे रखी है, वैसे 12th का है, 12th के बुक में ये है। ठीक है, तो विशेष तौर पर ध्यान रखना NAIP नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट की स्थापना ICAR के द्वारा 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि भारतीय शाकनाशी अनुसंधान संस्थान, शाकनाशी मतलब वेजिटेबल, तो वेजिटेबल का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ पर स्थित है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट है ये, सॉरी नेशनल शुगर, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, इसे छोड़ ही दीजिए, आप छोड़िए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि फार्म इन्वेंट्री से क्या ज्ञात करते हैं। तो शुद्ध पूंजी में जो परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन हो चुका है, इसी का प्रयोग फार्म इन्वेंट्री में किया जाता है। वैसे इस क्वेश्चन का भी आपके रोल में कोई नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में ये नहीं है, ये इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स तो आपके है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि रोमंती पशुओं में कौन सा मांस सबसे बड़ा होता है। तो याद देखिए, रोमंती पशु वे होते हैं जो कि जुगाली करते हैं। जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, याद रखिए, वही कहलाते हैं रोमंती पशु। तो उनका जो आमाशय होता है उसका सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है रुमेन होता है। कौन सा होता है? रुमेन होता है, जो कि पहला भाग होता है, पहला भाग भी होता है और सबसे बड़ा भी होता है। रोमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। रोमेन, रेटिकुलम, एमोजम और एबोमेजम। ऊँट में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है? याद रखिए, ओमेजम एब्सेंट होता है। ऊँट में कौन सा भाग नहीं होता? ओमेजम नहीं होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि किस पोषक तत्व की कमी से एक्जेंथीमा रोग होता है। फर्स्ट ही क्वेश्चन था ये एक्जेंथीमा। तो एक्जेंथीमा जो रोग होता है ये होता है कॉपर तत्व की कमी से। नेक्स्ट है, काफ़ी लास्ट क्वेश्चन है हमारा और काफ़ी याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमि समतल करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो भूमि समतल करने के लिए याद रखिए लेजर लेवलर का प्रयोग किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, लेवलर। लेवलर मतलब समतल करना, लेवल में करना, ठीक है। लेजर लेवलर का प्रयोग भूमि समतल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आज की क्लास का अंत होता है, लेकिन अब याद रखिएगा ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी एग्ज़ाम तक। मतलब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की स्पेशल क्लासेस चल रही है आपकी एग्ज़ाम तक। इसके बाद में भी क्लासेस चलेगी, लेकिन वो आपकी जिसकी तैयारी है, जैसे कि जेट ICR BHU है, उनकी क्लासेस चलती रहेगी, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस है यहाँ पर ये कमेंट मत किया करो सर ये हमारे काम आएगा या नहीं आएगा। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हो, आप चाहे वो जेट की तैयारी कर रहे हो, ICR की कर रहे हो, BHU की कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में एग्रीकल्चर है, अगर आपके सिलेबस में एग्रीकल्चर है तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो सभी आपके काम आएंगे, ठीक है। तो ऐसे मत पूछा करो सर ये काम आएंगे नहीं आएंगे, बस ये याद रखा करो कि सर हमें इसमें से इतने आते थे, इतने नहीं आते थे। तो जितने आते हैं अच्छी बात है, उनका रिवीजन होगा, और जो नहीं आते थे वो आपको यहाँ पर याद होगा, ठीक है। तो क्लास आपको एक बार तो ज़रूर लेनी है, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, कल को आपके एग्ज़ाम है, फिर भी आपको यहाँ पर याद है क्लास लेकर ही जाना है। क्योंकि याद रखिएगा इनसे आपका रिवीजन तुरंत हो जाता है, ओके। तो इसके PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूँगा, लेकिन कल जो क्लास हुई थी उसकी PDF मैं क्लास के बाद में डाल दूँगा, और आज की क्लास है इसकी कल आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।